उन्होंने लगभग 1000 से ज्यादा किसानों को बड़े बड़े सहजना के पौधे उस समय उस शिविर में गिफ्ट दिए। उसके लिए भी मैं विशेष धन्यवाद कहूंगा कि जागृति आचरण के साथ होती है और उन्होंने सब किसानों को अच्छे प्लांट वहां से ही भेंट में दिए। मैंने आपका पूरा सत्र अटेंड किया था, लगभग 9 घंटे का था वो सत्र। 9 घंटे में बैठा रहा वहां नीचे धरती पे और पूरा सत्र अटेंड करके आया था। आपने पूरा खेत दिखाया, गौशाला दिखाई, 4 घंटे लेक्चर दिया, क्वेश्चन आंसर सबके दिए। जितने भी किसान हैं वो ये कहते हैं कि साहब यदि हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर या जैविक कृषि या गो आधारित कृषि या प्राकृतिक कृषि करेंगे तो हमारी उत्पादकता गिर जाएगी। लेकिन आपने गो कृपा अमृतम के माध्यम से एक लंबे शोध और अनुसंधान के बाद ऐसा बायो कल्चर बनाया है, यदि हम दूध और दही की भाषा में बात करें तो जामन बनाया है। उस पद्धति से सभी कृषि करने लग जाए, पहली फसल जो 6 महीने में आती है उसमें भी उत्पादकता कम नहीं होगी, बढ़ेगी। और उसके बाद धीरे धीरे उत्पादकता और बढ़ती जाएगी। पालक और ककड़ी, उसके अलावा जो कद्दू होता है, कद्दू, ये सारी चीजें कर रहे हैं मात्र इतनी सी भूमि। नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। आज बहुत ही विशेष आईएएस अधिकारी से मिलेंगे डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया जी। बहुत ही आदर्श मैं इसलिए कहूँगा कि उनके आचरण में धर्म है और वो खुद गौ माता की सेवा करते। मैंने खुद जाके देखा हुआ है कि उनके घर पे गौ माता की सेवा है। उन्होंने गर्भ संस्कार पे काम किया है। उन्होंने गाय आधारित कृषि पे कैसे काम करना चाहिए वो चिंतन अपने संभल के एरिया में बहुत ही आगे का सोचा है और हमारे साथ में मिलके एक बहुत ही अच्छी शिविर उन्होंने कराई। और मैं उतना उनको धन्यवाद कहूँगा क्योंकि वहाँ पे केमिकल का प्रयोग बहुत ज़्यादा है और उन्होंने वो चिंतन किया कि गाय आधारित कैसे समाधान हो सकता है। सबके बीच में ही उन्होंने समाधान दिया कि गाय जो किसान रखना चाहता है उनके साथ में सरकार कैसे खड़ी है। तो गाय आधारित कृषि के अंदर उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए और खुद सारा चीज़ समझ के यहाँ पे आए, गौशाला का समझा और फिर उन्होंने शिविर रखने का प्लान किया था। तो राजेंद्र जी बहुत ही गहन चिंतन करते, कोई भी चीज़ के अंदर बहुत गहराई में जाते और फिर उसका प्रचार प्रसार या फिर कोई अच्छी बातों को ज़मीन पे उतारने का कार्य उनके मन में रहता है। तो उन्होंने बिल्कुल यहाँ पे गाय आधारित आयुर्वेद, गाय आधारित कृषि, ये सब चिंतन मल्टीपल एंगल से देखा है। मैंने उनके ऑफिस पे जाके कार्य करने की प्रणाली देखी। वो सवेरे जल्दी उठ के वो तुरंत शालाओं में जाते हैं, अभ्यास करते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और सभी का चिंतन, मतलब ऐसा कह सकता हूँ कि एक आदर्श युवा अधिकारी कैसे होते हैं वो हमने उनमें देखा है। मैं हमेशा हर शिविर में बोलता हूँ कि सहजना, शेवगा, मोरिंगा, ड्रमस्टिक, जिसको हम लोग मिरेकल ट्री बोलते हैं, वो हर किसान के खेत पे होना चाहिए। खुद भी उसके पान का जो पत्तों का सेवन करेंगे तो भी बहुत बड़ा लाभ होता है। गौ माता को खिलाया तो गौ माता को बहुत लाभ होता है। तो उन्होंने लगभग 1000 से ज़्यादा किसानों को बड़े बड़े सहजना के पौधे उस समय उस शिविर में गिफ्ट दिए। उसके लिए भी मैं विशेष धन्यवाद कहूँगा कि जागृति आचरण के साथ होती है और उन्होंने सब किसानों को अच्छे प्लांट वहाँ से ही भेंट में दिए। उन्होंने यूपी के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में गौशालाओं के अंदर सेवा दी है। तो विशेष धन्यवाद माननीय डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया जी, यूपी सरकार और भारत सरकार का, कि वहाँ पे बहुत ही अच्छा किसानों के साथ ये समन्वय कराने के लिए। गोपाल भाई सीधे कर्णावती अहमदाबाद से आ रहे हैं। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती अनामिका यादव जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्षा श्री ओमवीर खड़गवंशी जी, कमल जी, सीडीओ साहब और हमारी बहन श्रीमती प्रवेश जी, सम्मानित मंच, सामने आए हुए हमारे सभी
किसान भाई बहन, हमारे शिक्षक भाई बहन, आंगनवाड़ी दीदियां और विभिन्न अधिकारीगण, कर्मचारीगण और कृषि विभाग के डीडी एग्रीकल्चर साहब के नेतृत्व में आए हुए सभी विभाग के अधिकारीगण और मीडिया बंधु, आज का दिन बहुत विशेष दिन है जनपद संभल के लिए, जनपद संभल के किसानों के लिए, यहाँ की कृषि का स्वास्थ्य सुधारने के लिए। आज हमने एक सुविचारित निर्णय लिया था कि जो हमारे पीएमसी विद्यालय है वहां के दो अध्यापक भी यहाँ आए और इसके साथ में हमारे जो एबीएस से हैं वो भी आए, क्योंकि आप लोग सीधे बच्चों के साथ रहते हैं और किस तरह से आर्थिक रूप से जो पैसा होता है उससे अधिक हमारी धरती माता, हमारी प्रकृति माता, हमारी गौ माता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसका उदाहरण है गोपाल भाई सुकरिया जी। एक बार इनके लिए तालियां। आप मुंबई में डायमंड व्यापारी थे, लेकिन आपकी गुरु आज्ञा हुई, आप पर गौ माता की विशेष कृपा हुई, आपको जननी जन्म भूमिष्ठ स्वर्गाधिपति गरीयसी जन्मभूमि की याद आई तो आप पुनः कर्णावती अहमदाबाद लौटे और आज पूरे देश की 18 जातियां कह सकते हैं हम, 18 गोत्र कह सकते हैं, 18 गोत्र की गिर गायें आपके पास हैं। इसीलिए आप कभी भी अहमदाबाद जाएं तो एक बार बंसीगिर गौशाला और गो तीर्थ विद्यापीठ में जाएं। आपके गुरुकुल का नाम है गो तीर्थ विद्यापीठ। आप सोच के देखिए, गौ माता की इतनी कृपा है आपके ऊपर कि आपने गुरुकुल का नाम भी गौ माता के नाम पे रखा और गौशाला का नाम है बंसीगिर। और बंसीगिर के उत्पाद ऑनलाइन में मिलते हैं, वैसी क्वालिटी मैंने तो कहीं आज तक देखी नहीं। क्या नाम है उसको उत्पाद का? गोवेदा के नाम। तो गोवेदा के नाम से सारे उत्पाद मिलते हैं। आपका एक ग्रंथ भी है बहुत सुंदर लिखा हुआ, उसको मैंने लाइन टू लाइन पूरा पढ़ा था जब हमने काउ मैनेजमेंट मैनुअल, गौशाला प्रबंधन मैनुअल मैंने 2022-23 में बनाया था और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उसका विमोचन कराया था, तो उसमें आपके ग्रंथ का भी उल्लेख है। 2-3 बातें मैं आपके बारे में बताऊंगा। अभी जितने भी किसान हैं वो ये कहते हैं कि साहब यदि हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर या जैविक कृषि या गो आधारित कृषि या प्राकृतिक कृषि करेंगे तो हमारी उत्पादकता गिर जाएगी। लेकिन आपने गो कृपा अमृतम के माध्यम से एक लंबे शोध और अनुसंधान के बाद ऐसा बायो कल्चर बनाया है, यदि हम दूध और दही की भाषा में बात करें तो जामन बनाया है, जिससे बहुत सारा दही तैयार हो सकता है या बहुत सारा गो कृपा अमृतम तैयार हो सकता है। और यदि आपने जो पद्धति बताई है उस पद्धति से सभी कृषि करने लग जाए, पहली फसल जो 6 महीने में आती है उसमें भी उत्पादकता कम नहीं होगी, बढ़ेगी और उसके बाद धीरे धीरे उत्पादकता और बढ़ती जाएगी। मैंने आपका पूरा सत्र अटेंड किया था, लगभग 9 घंटे का था वो सत्र। 9 घंटे में बैठा रहा वहां नीचे धरती पे और पूरा सत्र अटेंड करके आया था। आपने पूरा खेत दिखाया, गौशाला दिखाई, 4 घंटे लेक्चर दिया, क्वेश्चन आंसर सबके दिए। हम व्याख्यान भी देते हैं जिसमें पूरे देश के किसान आते हैं और वो आकर के कृषि कैसे की जाती है वो सीखते हैं। अभी आप सबको रसायन खिलाते हैं, यूरिया खिला रहे हो, डीएपी खिला रहे हो,
अपनी धरती माता को बीमार कर रहे हो। वो वायु में जाता है तो वायु प्रदूषित हो रही है, आपके पेट में जाता है तो हमारा किसान रुग्ण हो रहा है, और इसके साथ साथ जिसके पास वो अनाज जाता है वो रुग्ण हो रहा है। मैंने इस जनपद के 5 चीजें खानी छोड़ दी है, मैं आपको बता दूं। आलू खाना छोड़ दिया, क्योंकि जब मैंने आलू भेजा टेस्टिंग के लिए तो उसमें 200% इंसेक्टिसाइड आया है, और हमने 2 बार भेज दिया है डीओ फूड के माध्यम से। दूसरा सेव तो हमारा नहीं है, लेकिन जो बाहर से सेव आया जब वो भेजा उसमें 250% इंसेक्टिसाइड, यानी हमको लगता है कि हम बहुत अच्छा फल खा रहे हैं और उसके कारण क्या हो रहे हैं, रोगी हो रहे हैं। तीसरा हमने अंगूर भेजा था, अंगूर में भी 200% इंसेक्टिसाइड। हालांकि अंगूर तो मैं पहले भी नहीं खाता था, क्योंकि हमारे तो घर वाले कहते थे कि अंगूर मत खाएं, तो अंगूर गंदा फल होता है। पिताजी ने हमेशा यही सीखा है, घर का लगा खाओ, बाहर का नहीं खाओ, क्योंकि अंगूर के ऊपर जो भी कीटनाशक होता है ऊपर ही रहता है। तो पहले भी बहुत कम खाता था, लेकिन अब तो बिल्कुल छोड़ दिया। मैं ये नहीं कह रहा छोड़ना है आपको, मैं ये कह रहा हूं क्या हम ऐसा आलू या अंगूर या अन्य फसलें उत्पादित नहीं कर सकते जिसमें किसी प्रकार का कोई कीटनाशक न हो? और क्या क्या भेजा था बेटे? टमाटर में कितना परसेंट था? 194% इंसेक्टिसाइड। मैं टमाटर भी नहीं खाता, घर का खाता हूं, और मेरे घर पे इतने टमाटर लगे हैं कि हमारे पूरे साल खत्म ही नहीं। और ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी भूमि है, मात्र ये जो स्टेज बना हुआ है ना, इतने भूमि के अंदर हम पूरे वर्ष का टमाटर, मिर्ची, धनिया, पालक और ककड़ी, उसके अलावा जो कद्दू होता है कद्दू, ये सारी चीजें कर रहे हैं मात्र इतनी सी भूमि के अंदर। क्योंकि मैंने गोपाल भाई से बहुत सारी चीजें सीखी हैं, तो किचन गार्डनिंग भी सीखी है कि थोड़ी सी जगह में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कैसे लिया जाए, और आपकी ही प्रेरणा है। तो नारी शक्ति को, पीएम श्री विद्यालय को मैंने इसलिए बुलाया है कि आप सीखिए। मैं गया था एक बार लखनऊ में, एक रिटायर्ड इंजीनियर थे, तो मैं उनके मकान में गया। उनका मकान पुराना आवास विकास का बना हुआ था, छत मात्र 300 वर्ग फीट की थी। कितने थे? 300 वर्ग फीट की छत पर बताइए कितने तरह के फल हो सकते हैं? आप बताइए, बताइए कितने तरह के? तिवारी जी थे वहां पे वो, और उन्होंने 150 तरह के फल और 30-40 तरह की सब्जी लगाई हुई थी 300 वर्ग फीट के एरिया में। असंभव लगता है सबको, लेकिन उन्होंने संभव कर दिखाया वो बात। यदि हम वैज्ञानिक कृषि करना सीख जाएं, सही पद्धति से कृषि करना सीख जाएं, गाय को किसान के खेत के खूंटे पे बांध करके केवल दूध वाला पशु न मान करके उसको गोबर और गोमूत्र का उपयोग करना सीख जाएं, मैं गारंटी से कहता हूं उससे अच्छी कृषि, उससे गुणवत्तापूर्वक कृषि कोई हो ही नहीं सकती। और ये मैं बहुत सारी जगह जाता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं उनके घर चले जाता हूँ, पूरा देखता हूँ। इसी तरह से फर्रुखाबाद में एक डॉक्टर थे, उन्होंने अपनी सीढ़ियों पर कृषि कर रखी थी और छत पर कृषि कर रखी थी। वो क्या सर, हम कोई सब्जी बाहर से निकाल। आज से आपने 30-40 वर्ष पहले सुना होगा एक पंक्ति कि ये तो मोल लाया हुआ है, हम मोल नहीं लेके आएंगे, बोलते थे ना गाँव में। आज गाँव वाले क्या कर रहे हैं? सब कुछ मोल ला रहे हैं, और मोल ला करके गांव का पैसा भी बाहर भेज रहे हैं और अपने आप को रोगी भी बना रहे हैं, क्योंकि मोल लाए हुए का पता भी नहीं उसमें क्या है। इसलिए मैं तो जो अनाज भी खाता हूँ वो राजस्थान से आता है, ज्यादातर 70-80%। बाकी थोड़ा बहुत फर्रुखाबाद के 1-2 किसान जानते हैं, 1-2 पुणे के किसान जानते हैं, बाकी गुजरात के किसान जानते हैं, तो कुछ वहां से एक भीलवाड़ा से आ जाता है। बाकी मैं कुछ नहीं लेता है।
क्योंकि कीटनाशक वाला न तो खाना है, हमारे घर में शपथ ले रखी है, ना किसी को खिलाना है। इसलिए हम हमारे घर में भी जो कृषि करते हैं वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ही होती है। चाहे गन्ना होता है, घर में अंगूर होता है, कीमू होता है, सरसों होता है, सारी दालें होती है, सौंफ होता है, धनिया होता है, मेथी होती है, सारी चीजें होती है हमारी खेती। किसान का बेटा हूं, हमने तो किसानी की है, नौकरी तो बाद में लगे हम। सारी किसानी आती है मुझे। हमारे यहाँ दीपावली के पटाखे भी तब मिलते थे जब आप कपास चुग के आएंगे। उस समय 50 पैसे प्रति किलो चुगाई होती थी, पता है ना आपको? हमारे यहाँ कपास को नरमा बोलते हैं, और नरमे को वैसे बोलते हैं अमेरिकन कपास। तो नरमा चुगाई होती थी, जितना पैसा आपने इकट्ठा किया उतने के पटाखे दिलाते थे, उससे ज्यादा के पटाखे नहीं मिलते थे। इसलिए नरमा चुगो पटाखे का। यदि घर पे हम किचन गार्डन बना लें, अपने खेत में एक हिस्सा अपनी फसलें उगा लें अपने खाने के लिए, अपनी सब्जी के लिए, तो बाहर से आपको बाहर ताकना ही नहीं पड़ेगा। आपका घर का पैसा घर में रहेगा। और शेष जो फसल उत्पादन करें वो गो कृपा अमृतम, जो गोपाल भाई सुतरिया जी ने बंसी गिर गौशाला में गिर गौ माता की 18 गोत्र की कृपा से तैयार किया है, तो मैं गारंटी से कहता हूं आपका उत्पादन भी अच्छा होगा, उस फसल का मूल्य भी अधिक मिलेगा, और सबसे बड़ी बात आपका और अपने आसपास के लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। भविष्य ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का है, ये ध्यान रखिए। आज नहीं खा रहे तो जिस दिन कैंसर होगा ना, उस दिन सबसे पहले क्या होगा पता है? डॉक्टर के ऑर्गेनिक खाओ। जिनके घर कैंसर हो जाता है वो 2 चीज बंद कर देते हैं। एक, प्लास्टिक की सब चीजें बंद कर दो। रसोई में प्लास्टिक के जार नहीं होने चाहिए, ऊपर प्लास्टिक के सिंटेक्स के टंके नहीं होने चाहिए, जो प्लास्टिक की पाइप लगी हुई नहीं होनी चाहिए, और प्लास्टिक में कुछ खाना नहीं। और दूसरा, कीटनाशक के रसायन से पका हुआ खाना नहीं। ये डॉक्टर तुरंत शुरू कर देते। हमने 5वीं चीज भी चेक कराई, केला भी चेक कराया था प्रयोगशाला में। केले में कुछ नहीं मिला। अब केला खूब खाते हैं शुरू से, तो हमें लगा कि हाँ इसीलिए हम उसको खाते हैं। केले में जा ही नहीं पाता होगा अंदर। और यदि जो चिट्ठी वाले केला खाता है उसको तो कहने ही, उसमें कुछ नहीं होता। यानी 5 चीजें चेक कराई, आलू, टमाटर, सेब, अंगूर और केला। उसमें केवल केला था तो खाने लायक था, बाकी 4 चीजें खाने लायक ही नहीं। ये स्थिति। अब हमने फिर जांच के लिए भिजवाई है 5 चीजें लेबोरेटरी। मैं लैब में भिजवाता रहता हूँ, क्योंकि मैं 24 घंटे कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। तो कभी ये कर दिया, कभी ये कर दिया, कभी ये कर दिया। अभी हम एक और प्रयोग कर रहे हैं। अभी डीडी साहब ने 3 बीघा भूमि निश्चित की है, और वहां पे गो कृपा अमृतम से खेती होगी, ध्यान रखिएगा। तो हमने कहा कि हम दूसरों का प्रयोग देखने हमेशा क्यों जाएं, हम हमारे लिए किसान के माध्यम से अलग से कृषि कराएं। इसलिए 3 बीघा में हम सब्जी उगा रहे हैं वहां पे, और लोगों को दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से जैविक और गो आधारित कृषि यदि आप करते हैं तो फसल का और सब्जी का बहुत अच्छे से उत्पादन ले सकते हैं। और यदि आपकी ऑर्गेनिक चीज बिकती नहीं है तो आप हमें बताइए, हम आपका अमेजन से और बाकी जो भी बड़ी बड़ी कंपनियों से टाई अप कराएंगे। वो पहले आपके खेत की जांच करेंगे, मिट्टी की जांच करेंगे, फिर आपकी फसल की जांच कराएंगे, उसके बाद में आपकी फसल बिकवाएंगे। और नहीं बिक रहा है तो हम हमारी कलेक्ट्रेट के अंदर जो डीएम ऑफिस है उसके बाद दुकानें बना रहे हैं 4, उस दुकान में आपका सामान रख देंगे। वहां हमारी स्वयं सहायता समूह की दीदियां जो हैं वो दीदियां सामान का विक्रय करेंगी, उस दुकान में भी आपका सामान रख देंगे। आपको लगे कि भाई हमारे गेहूं नहीं बिक रहा है, हमारा मक्का नहीं बिक रहा है ऑर्गेनिक वाला, ऑर्गेनिक होना चाहिए, हमारा ऑर्गेनिक चना नहीं बिक रहा है या सस्ता ले रहे हैं लोग, तो आपका मोबाइल नंबर, थोड़ा सैंपल और सब कुछ लिख देंगे और वहीं से आपका बिकवा देंगे। क्योंकि ऑर्गेनिक लोगों की आवश्यकता है आज के दिन। कोई भी व्यक्ति रुग्ण नहीं होना चाहता, कोई भी व्यक्ति बिस्तर पर पड़े रहना नहीं चाहता है, लेकिन उसके पास विकल्प नहीं है। जब उसे विकल्प मिलता है तो वो ऑर्गेनिक चीजें लेता भी है और उपयोग में भी लाता है। और अभी ऑर्गेनिक महंगा क्यों है? क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमी में तो मांग और पूर्ति का नियम चलता है। मांग अधिक है, पूर्ति कम है, तो महंगाई है।
जब आप सब लोग सारी चीजों का उत्पादन, सारी फसलों का उत्पादन, सब्जियों का, फलों का उत्पादन जैविक और गो आधारित या प्राकृतिक करना शुरू कर देंगे तो उसके बाद सारा जो ऑर्गेनिक है वो सस्ता ही हो जाएगा। वैसे भी हम 1965 से पहले तो हरित क्रांति हुई, उससे पहले तो ऑर्गेनिक वाले देश ही थे। उसी समय रसायन का प्रयोग शुरू हुआ और वो इतना चिंताजनक स्तर पे पहुंच गया है हमारे संभल जंगल में। 6 कट्टे यूरिया कितना, 1 एकड़ या हेक्टेयर? 1 हेक्टेयर में पड़ना चाहिए। और मैं किसानों से पूछता हूँ कितना डालते हैं 1 हेक्टेयर में बाबा बताओ? ये कह रहे हैं कि 10 से 15 कट्टे डाल देते हैं। हमने ऐसे किसान देखे जो 30 कट्टे तक डाल रहे हैं। आपको क्या खिला रहे हैं आप सोच के देखिए। थोड़े से लालच में हम कितना भूमि का और मनुष्य का दूषण कर रहे हैं, सोच के देखिए। हम बार बार किसान बैठक में बोलते हैं कि आप ये करिए, ये करिए, ये करिए। पैसा हमारे मस्तिष्क पे इतना हावी नहीं होना चाहिए कि हमारे लिए अपना कर्तव्य, अपना समाज, अपना राष्ट्र छोटा रहे और पैसा बड़ा हो जाए। ये कभी नहीं होना चाहिए। आपने जब जन्म लिया था ना तभी खा लिया था, तो मृत्यु होगी तब भी हम जन्म लिया था तो अपने आप उठ पाए थे क्या? किसी और ने उठाया था, हमने लाया। और जब मृत्यु होगी तब भी कोई और ही उठाएगा, कोई और ही न लाएगा। तो भाग किसके पीछे है? ये जो अर्थ की पागल वाली दौड़ है ना, इससे थोड़ा रुकना पड़ेगा, स्थिर होना पड़ेगा जीवन। अपने जीवन किस लिए है वो सोचना पड़ेगा। हमारा जीवन केवल पैसा कमाने के लिए थोड़ी बना है। माता पिता, बहन भाई, हमारे संबंध, हमारा खेत, हमारे किसान, हमारे पड़ोसी, हमारा समाज, हमारा देश, हमारा प्रदेश, ये भी कुछ होता है। और भारत में तो सबको पूजने की परंपरा है। भारत माता है, गौ माता है, धरती माता है। किसान आते हैं मेरे पास, गोपाल भाई बोलते हैं कि साहब गाय नुकसान पहुंचा रही है खेतों में। तो मैं तो मेरी गाय सरकार थोड़ी छोड़ रही, गाय तो आप ही छोड़ रहे। और जब भी मैं इस बैठक में कहता हूँ कि सरकार ने इतनी अच्छी योजना चला रखी है, मुख्यमंत्री पशुधन सहभागिता योजना, जिसमें 4 गाय गौशाला की लेके जाइए, उनके गौमूत्र और गोबर का उपयोग अपनी खेती में कीजिए और 1500 रुपया प्रति गाय सरकार देती है, 6000 रुपये सरकार देती है। और इसके अलावा यदि आवश्यकता है उस किसान को तो हम कैटल शेड भी 30-40 हजार का बना करके देते हैं साथ में। तो 6000 रुपया और 4 गाय, ठीक है, हर महीने आएगा। और यदि आप रसायन का उपयोग नहीं करेंगे, गोबर गोमूत्र का उपयोग करेंगे तो अपनी खेती की गुणवत्ता वैसे ही सुधरेगी। तो बताइए, मुख्यमंत्री पशुधन सहभागिता योजना में गौशाला की कौन किसान कितनी गाय लेना चाहता है? देखिए 4-5 हाथ खड़े हैं। देखिए भाई, गोला नहीं, जाके नाम लिख दीजिए। नहीं, ये नहीं, ये सरकारी काम नहीं करना। संबंधित डॉक्टर के पास जाइए, क्यों जाएंगे? अभी बोला इधर आ जाइए, कोई किसी को सब लोग इधर आइए, नाम लिखाइए। आप नाम लिखिए, मोबाइल में। एक और बात बताता हूं, बोलिए जय जवान जय किसान। शांति। गोपाल भाई, आपसे पहले जब भी कार्यक्रम हुआ तो 1-2 किसान आते थे, आज आपकी प्रेरणा से कम से कम 6-7 किसान आ गए, नहीं तो 1-8 किसान आते। और इसमें भैंस वाला गोबर नहीं चलेगा, मैं पहले बता, आपको लग रहा है भैंस का गोबर किसी काम का नहीं है या नहीं? गोपाल भाई, गोबर जो काम का है वो गाय का ही है। बातें मत करिए भैया, थोड़ी सी देर के लिए सुन लीजिए हमको। जय हिंद, जय हिंद। अभी हमारे बीच में एक और प्रवेश
जी आई हुई है हमारे साथ, मैं इनको दीदी कहता हूँ। इन्होंने अखंडपुर में प्रधान जी के साथ मिलकर कहा, अखंडपुर में प्रधान जी आए आ नहीं पाएगा। अखंडपुर को आदर्श गांव बनाने में जुड़ी हुई है। आप नोएडा रहती हैं, लेकिन गांव के लिए स्पेशल आपकी कोई स्वार्थ नहीं, कोई किसी से लेना देना नहीं, चुनाव भी नहीं लड़ना, ऐसा भी नहीं है कि बाद में प्रधान बनना है कुछ होता। लेकिन मेरा गांव मॉडल गांव बने, मेरा गांव आदर्श गांव बने, मेरा गांव इंद्रे बाजार और रालेगंज सिद्धि जो पोपट भाई पटेल का और अन्ना हजारे जी का गांव है, वैसा गांव बने, इसके लिए नियमित रूप से गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और गांव ऐसे नहीं बनता, गांव में गांव के व्यक्ति को स्वयं प्रयास करना पड़ता। आप सोचोगे सरकार आज सही करते नहीं हो, आज हम सही कर देंगे, कल आप जो खराब करते हो। आज मैं गांव में गया सुबह, वहां स्कूल भी देखा, स्कूल देखने के बाद में मैं गांव के तालाब पे खड़ा हुआ, तो सारे आए कि इतनी गंदगी है, तो मैंने कहा मैंने की है क्या गंदगी यहाँ? मैं तो आज पहली बार आया इस तालाब पे। फिर मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाके आया हूँ, मैंने कहा मैं तो आया नहीं था यहाँ पे कभी, मैं तो आज पहली बार आया इस गांव में, गंदगी तो आप लोगों ने की है, तो क्या साफ सफाई करा? तो मैंने एक काम करो, कितने लोग, 20 लोग हो ना, 20 लोग मिलकर के सफाई करो, शाम तक साफ हो। क्यों भाई? हमेशा एक सफाई करनी एक गांव में होता है, उस पर क्यों ताकना? पहले बात है गंदगी करनी नहीं, यदि गांव में गंदगी हो गई है तो मिलकर साफ करनी। हमसे समझदार तो आदिवासी हैं, जिनके हलमा प्रथा होती है। कौन सी प्रथा होती है? हलमा। क्या होती है? बोलिए हलमा। हलमा क्या करते हैं हलमा प्रथा पे? पता है वो हर हर महादेव का नाम लगाते हैं। क्या बोलते हैं? हर हर महादेव। भगवान शिव का नाम लेते हैं और एक ही दिन के अंदर पूरे गांव के लोग मिल करके एक साथ सारा काम करते हैं। सफाई करनी है एक साथ सफाई, तालाब को अच्छा बनाना है तालाब एक साथ अच्छा कर दिया, और गांव की सार्वजनिक कृषि अच्छी करनी है वो कर दी, चारा गांव में बीज बोना है वो अच्छा कर दिया, एक साथ एक ही दिन में कर देते। वो तो सरकारी आदमी को नहीं बुलाते। सरकार ऐसा नहीं है सहयोग नहीं करेगी, सरकार सहयोग करेगी। वहां प्रधान जी हैं, मनरेगा का काम हो रहा है और उस गांव की जो जनसंख्या उसके अनुसार कुछ धन भी आ रहा है, लेकिन जब तक गांव का व्यक्ति नहीं लगेगा गांव का कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब इसी को कहते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सामुदायिक सहभागिता। तो किसी भी गांव को अच्छा करना है तो समुदाय को नेतृत्व लेना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहूंगा सीडीओ साहब से भी कि गांव के अंदर 4-5 लोगों का बढ़िया ग्रुप जो सरकारी लोगों के अलावा है वो चुनिए। उसको हमने नाम दिया है ग्राम कुल। क्या नाम दिया है? सुना नहीं मुझे? ये तो क्या है? मगर है या सो रहे हैं? सुन नहीं रहा। ग्राम कुल। ग्राम कुल। ग्राम कुल में 3 लोग होंगे। एक सारे सरकारी कर्मचारी, प्रधान है, सचिव है, लेखपाल है, वहां पंचायत सहायक है, रोजगार सेवक है, मनरेगा का मैप है, जो भी बैंक सखी है, हमारी स्वयं सहायता समूह की दीदियां हैं, आशा है, आंगनबाड़ी है, ये सब लोग शामिल हैं। उसके अतिरिक्त यदि उस गांव में कोई रिटायर्ड व्यक्ति है तो वो भी शामिल हो। और तीसरा, गांव के कार्यकर्ता, गांव के वॉलंटियर्स, वो उसके अंग बनेंगे। और जब गांव का व्यक्ति गांव का अंग बनेगा तो गांव की समस्या की चर्चा होगी, वहीं गांव की समस्या का समाधान होगा। अब तालाब अच्छा करना है, हमने एक बार आह्वान किया था, वो सारे गांव वालों ने अपने आप अच्छा तालाब कर दिया। अब दोबारा कहते डीएम साहब आप आइए आह्वान करिए। अरे मैं क्यों आऊंगी आह्वान करने? अब आपको स्वयं करना चाहिए ना। एक गांव में हमने करवाया, लोगों ने किया बहुत अच्छे से, अब कहते आप दोबारा आओ आह्वान करने। हम तो एक गांव में 1 बार 2 बार 3 बार जा सकते हैं, 4 बार चले जाएंगे। यदि आदर्श गांव गोद लिया हो तो बार भी चले जाएंगे, लेकिन गांव का विकास गांव को करना पड़ेगा। और हमारे जो पीएम श्री स्कूल हैं
उनके प्रधानाध्यापक को लीडरशिप लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमने आपको एक कथा सुनाई है हमारे दर्जी का। क्या है कथा, पता है ना? कैसे कि विद्यालय ने दर्जियों के व्यवसाय को पुनर्जीवित कर दिया। तो शिक्षक में वो सामर्थ्य है, शिक्षक में वो शक्ति है कि पूरे गांव को लीड कर सकता है। इसके लिए ये नहीं है कि आपको स्कूल छोड़ करके और गांव में बैठना पड़ेगा। 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में आप एक छोटा सा काम कर लीजिए, बहुत छोटा सा काम, गांव के लोगों के साथ बैठक कर लीजिए। वो लोग जिनको किसी से कोई लेना देना नहीं, बस वो गांव के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ऐसे लोग आटा में भी मिलेंगे, इटाला माफी में भी मिलेंगे, पाटकपुर में भी मिलेंगे, है या नहीं? और सेमरी में मिलेंगे, भनोटा मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आपको लीडरशिप लेनी होगी, गोपाल भाई से प्रेरणा लेनी होगी, क्योंकि हम स्वयं गोपाल भाई से प्रेरणा लेते हैं। एक ऐसे व्यक्ति जो इतने बड़े व्यवसाय को छोड़ करके अपनी भूमि के लिए आ गए। हम तो अपने गांव में रह रहे हैं, हम तो कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें तो बाहर जाना ही नहीं पड़ा, हम वहां आए और उसके लिए काम करें। और आज गोपाल भाई जो बातें बता रहे हैं, इस वीडियो को 4 बार देखिएगा, और गोपाल भाई के ऑनलाइन वीडियो भी बहुत है, वो भी देखिएगा, और उसको अपनी खेती में, अपने जीवन में, अपने व्यक्तित्व में, आचरण में समाहित करिएगा। तभी हम पूरे गांव को, पूरे संबल को, पूरे प्रदेश को, पूरे देश को और पूरे विश्व को भी सुधार सकते हैं। हर व्यक्ति में एक क्षमता। तो एक बार फिर गोपाल भाई का मैं स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि आप इतनी दूर चल के आए हैं हमारे लिए। और डीडी एग्रीकल्चर साहब और सीडीओ साहब को कहूंगा कि किसानों का एक ऐसा ग्रुप जो गो कृपा अमृतम के आधार पर कृषि कर सके, वो तैयार कीजिए, और उनके माध्यम से हम जनपद में गो कृपा अमृतम और गोपाल भाई की जो पद्धति है उसके माध्यम से कृषि करना सिखाएंगे। ये इसी फसल से शुरू होगा, इसी बात से शुरू होगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। भाई साहब ने जो बात बताई, मैं बहुत आदर्श अधिकारी के स्वरूप में आपको देखता हूँ हमेशा। हमारे बच्चे ऐसे आदर्शवान बने, हमारे बच्चे अच्छे जो भारत की सेवा करने वाले पुत्र होते हैं, ऐसे आदर्शवान बने, ऐसी हमारी हृदय पूर्वक भावना। धन्यवाद।